ये कहानी है एक सुपरस्टार की, जिनकी जिंदगी चंद लम्हों के लिए बुलंदियों पर थी, लेकिन जो अपनी खुद की छांव से कभी आजाद नहीं हो पाई। परवीन बाबी एक नाम जिसने 70s और 80s के बॉलीवुड में एक ऐसा चैप्टर लिखा जो आज तक लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा है। ग्लैमर, ब्यूटी और टैलेंट का एक परफेक्ट मिक्स थी परवीन बाबी, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से न सिर्फ स्क्रीन पर जादू बिखेरा बल्कि अपनी फिल्म्स के जरिए वुमेन एम्पावरमेंट का एक नया नरेटिव भी सेट किया। लेकिन जहाँ एक तरफ वो अपनी फिल्म्स और स्टारडम से सबको अपना दीवाना बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स की एक कहानी भी लिखी जा रही थी जो उतनी ही ट्रैजिक थी। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परवीन बाबी की लाइफ के एक हिडन फेस को डिस्कस करेंगे और खोलेंगे कुछ ऐसे राज जिससे शायद हम उनकी डेथ की मिस्ट्री को कुछ हद तक सॉल्व कर पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही ट्रू क्राइम केस स्टडीज पर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आने वाली परवीन ने अपनी स्कूलिंग माउंट कैरमल हाई स्कूल अहमदाबाद से की थी। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की। परवीन अपने कॉलेज के दिनों से ही खूबसूरती और टैलेंट की मिसाल थी। क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखेंगी और अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस बनेंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि जब उनकी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट थी तो वो बॉलीवुड में कैसे आई। परवीन बाबी ने अपने पिता को तभी खो दिया था जब वो 6 साल की थी। वो हमेशा ही घर के रूल्स के हिसाब से चली थी, लेकिन जब वो कॉलेज में गई तो वो जैसे एक शेल से बाहर आ गई थी। उन्होंने 1972 से ही अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत कर दी थी, लेकिन कोई उनको पहचानता नहीं था। वो मॉडल तो थी और हाँ, उनके कुछ फैंस भी होंगे, लेकिन उनके पास वो नाम और फेम नहीं था। कॉलेज में वो इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स कर रही थी। एक दिन अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में रिनोन्ड डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर BR इशारा ने परवीन को स्पॉट करा और उनको अपनी आने वाली नई मूवी चरित्र में स्टार करने का मौका दिया। अब उस वक्त के टाइमलाइंस तो हमें नहीं पता है, लेकिन शायद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को परवीन मना नहीं कर पाई होंगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इशारा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने परवीन से उनकी नई मूवी में काम करने का पूछा तो परवीन ने उनको बोला, अगर मुझे मूवी की स्टोरी पसंद आएगी तभी मैं उसमें काम करूंगी। एक मॉडल से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सोच समझ कर डिसीजन लिया था। इतनी बोल्ड थी परवीन बाबी। उस फिल्म में वो एक मशहूर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट काम कर रही थी। हालांकि वो मूवी एक फ्लॉप थी, लेकिन काफी डायरेक्टर्स ने एक नए टैलेंट को उस मूवी में स्पॉट कर लिया था। उनको एक नई फिल्म मजबूर में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनको काफी रिकॉग्निशन मिली। लेकिन 1975 में उनकी नई एक्शन क्राइम ड्रामा दीवार से हुआ उनका ब्रेक थ्रू और उसके बाद उनको एक छुट्टी लेने की भी कोई फुर्सत नहीं मिली। 1970s और 1980s का दौर परवीन बाबी के करियर का गोल्डन पीरियड माना जाता था। इस दौरान उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में काम किया, जैसे दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, कालिया और नमक हलाल। परवीन बाबी ने अपने रोल्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन को पोर्ट्रे किया, जो उनके समय के लिए काफी प्रोग्रेसिव था। उनके बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड की फर्स्ट ट्रू ग्लैमर गर्ल बना दिया। 1976 में टाइम्स मैगजीन के कवर पर आने वाली वो फर्स्ट फीमेल ही नहीं बल्कि फर्स्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। उनको बॉलीवुड की फाइनेस्ट एक्ट्रेस कहा जाता था और 70s और 80s के दशक की वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। वो टाइम जहां लड़कियों को मौका भी नहीं दिया जाता था, उस टाइम पर उनके साथ काम करने के लिए डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक्टर्स भी तरसते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि एक टाइम पर उन्होंने 55 फिल्म साइन करी थी और एक फिल्म को कंप्लीट होने में 1.5 साल लगता था। उस टाइम वो एक बार में 15 फिल्मों में स्टार कर रही थी, तो उनके पास छुट्टी लेने की फुर्सत ही नहीं होती। Parveen Babi is one of the goddesses who never has a day off. Well, at the moment I've got about 55 films signed. I'm working on about 15. Sounds a bit much, doesn't it? It sounds like a full schedule, but how long does each film take to complete? Each film takes about 1.5 years, approximately. How do we change? Where do we begin? I mean, it's the whole cycle. It has been operating this way since quite a few years, and it's become so much it's become almost sort of a tradition to do
15-20 films at a time. And परवीन बाबी की पर्सनल लाइफ भी उनके प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही हेडलाइंस में रही। उनका नाम कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, जैसे कबीर बेदी, डैनी डेंजोंगपा और महेश भट्ट। महेश भट्ट के साथ उनका रिलेशनशिप काफी सीरियस था और उनकी जिंदगी पर एक डीप इम्पैक्ट छोड़ गया। परवीन के साथ अपने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हुए महेश भट्ट ने कहा कि उनका प्यार इंटेंस और डिस्ट्रक्टिव था, जो उनकी मेंटल हेल्थ पर भी भारी पड़ा। परवीन और महेश भट्ट की लव स्टोरी एक पैशनेट और टर्बुलेंट अफेयर था। महेश भट्ट ने अपनी फिल्म अर्थ में परवीन बाबी के साथ अपने रिलेशनशिप को डिपिक्ट किया है। हम परवीन बाबी की पर्सनल लाइफ को आगे हुए इवेंट्स के साथ और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एक ऐसा ट्विस्ट जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। फिल्म इंडस्ट्री में आने के 3 साल बाद ही उन्होंने उस एक्टर के साथ काम किया जिसके लिए हीरोइन तरसती थी। जी हाँ, वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि थे अमिताभ बच्चन। उनके साथ उन्होंने एक नहीं बल्कि कई फिल्म्स की और उनकी जोड़ी काफी हिट मानी जाती थी। परवीन ने अपनी वर्सेटैलिटी को प्रूव करते हुए कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और थ्रिलर हर जॉनर में काम किया। उन्होंने कई हिट फिल्म्स दी थी। पसंदीदा गाने जो आज भी टाइमलेस हैं, हिट हुक स्टेप्स और डायलॉग्स पर उनका राज था। लेकिन अचानक 1983 उनके करियर के शुरू हुए ठीक 10 साल बाद परवीन बाबी डिसअपेयर हो गईं। 1988 तक उनकी पहली पूरी की गई फिल्म्स को रिलीज किया गया। उनके डिसअपेयरेंस में काफी कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसमें अंडरवर्ल्ड का नाम भी जोड़ा गया। ये भी कहा गया था कि उनकी डिसअपेयरेंस में उनकी पर्सनल लाइफ का बहुत बड़ा हाथ था। अब हम थोड़ा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। 1966 में अहमदाबाद में कम्युनल राइट्स हुए थे। उस वक्त परवीन वहीं पर थी। उनको बचाने के लिए काफी सारे ब्लैंकेट से नीचे छुपा दिया गया था। वो बच तो गई थी, लेकिन उनको आया था उनका फर्स्ट पैनिक अटैक। उसी साल परवीन की एंगेजमेंट उनके कजन से हो गई थी, जो कराची में रहते थे। उन्होंने अपने प्यार को दिखाने के लिए अपने उस कजन का नाम सेफ्टी पिन से अपने हाथों पर लिखा था। लेकिन फिर से उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आ गया। 1971 में हुए इंडो पाक वॉर की वजह से उनकी ये एंगेजमेंट टूट गई थी। इसका मतलब है कि अपना मॉडलिंग करियर शुरू करने से पहले ही उन्होंने ये सब देख लिया था। तो क्या मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री उनका एक एस्केप था? क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ से भागकर मॉडलिंग की तरफ आई थी? ये तो हमें भी नहीं पता। बॉलीवुड में आने के बाद उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ने लगा था, लेकिन न्यूज बाहर आते ही अमिताभ ने ये रिश्ता खत्म कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर उनकी जया बच्चन से शादी हो चुकी थी। लेकिन इस बात का परवीन पर काफी असर पड़ा। उन्होंने अमिताभ के लिए एक मैगजीन में स्टेटमेंट रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है। वो मेरी जान लेना चाहता है। उनके आदमियों ने मुझे किडनैप करके एक आइलैंड पर रखा था, जहां उन्होंने मुझ पर एक सर्जरी की थी और मेरे कान के ठीक नीचे एक ट्रांसमीटर या चिप लगाई है। इसके चलते उन्होंने अमिताभ पर एक केस भी किया, लेकिन वो केस रिजेक्ट हो गया और तब उनके सामने आया उनकी जिंदगी का एक सच। वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज हुई थी। उसके बाद उनकी लाइफ में डैनी आए और 4 साल का रिलेशन उन दोनों ने एक अच्छे नोट पर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने परवीन का एक वियर्ड बिहेवियर नोटिस किया था। ये तो काफी साफ है कि परवीन अमिताभ बच्चन जी से काफी इम्प्रेस्ड थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ओपनली ये भी कहा था कि वो उनको आइडियल मानती हैं और उनको और उनके काम को काफी पसंद करती हैं। tradition to do 15-20 films at a time and to make so many films. You take a normal working Indian who's driving a cab all day, probably earning 10 to 15 rupees a day. There's nothing else he could do but go into a cinema house and watch a film, which costs about 2 rupees normally. Nightclubs are too expensive, hotels are too expensive, and there's no other form of entertainment as such, you know. We have strong family ties and you spend the day with the family or the evening with the family. But in terms of entertainment, you need cinema, and therefore cinema is more fantastic. फिर उनकी लाइफ में आए कबीर बेदी। वो उस टाइम पर एक ओपन मैरिज में थे और परवीन के लिए उन्होंने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया था, लेकिन प्रोफेशनल रीजंस की वजह से उन्होंने 1977 में कबीर बेदी से ब्रेकअप कर लिया था। कबीर बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में परवीन की बात करते हुए कहा था कि वो परवीन की उनकी बीमारी से लड़ने के लिए हेल्प करना चाहते थे, लेकिन परवीन ने उनकी हेल्प के लिए साफ इनकार कर दिया था। फिर उनकी लाइफ में आए महेश भट्ट। महेश और परवीन के लव अफेयर के बारे में हम आपको काफी बातें बता चुके हैं, लेकिन एक बात जो आपको पता होना जरूरी है वो ये है कि महेश परवीन से इतना प्यार करते थे कि उस टाइम शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने अपनी वाइफ और बेटी पूजा भट्ट को छोड़ दिया था।
ये तो सबको पता था कि परवीन बाबी बीमार हैं, लेकिन महेश भट्ट का कहना है कि उन्होंने परवीन के बहुत सारे हाईज एंड लोस को साथ में एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी तो वो सेट पर चाकू उठा लेती थी और कहती थी कि उन पर नजर रखी जा रही है और कोई उन्हें मारना चाहता है। यही नहीं बल्कि उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने महेश भट्ट पर अटैक तक किया था। एक बार उन्होंने गाड़ी में बॉम्ब होने के शक से चलती गाड़ी का गेट ही खोल दिया था। उनकी हेल्प करने के लिए महेश उनको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उन्होंने शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए मना कर दिया। उसके बाद वो उनको बैंगलोर में अपने गुरु के पास भी लेकर गए और अपने काम की वजह से खुद मुंबई वापस आ गए थे। लेकिन उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। वो महेश से बहुत प्यार करती थी और उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। उनको लगने लगा था कि उनके बीच में आई दूरी के जिम्मेदार उनके स्पिरिचुअल गुरु हैं और एक दिन उन्होंने महेश से अपने और उनके गुरु के बीच चूज करने का लास्ट ऑप्शन दिया। तब महेश भट्ट ने परवीन से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। वो उनके घर से बाहर आ ही रहे थे कि परवीन को ये मंजूर नहीं था और उनके पीछे भागने लगी, वो भी हाफ नेक्ड। महेश भट्ट ने उनको काफी समझाकर उनको घर वापस छोड़ा। उन्होंने अपने अलग होने के फैसले को नहीं बदला था। इस बात से परवीन काफी टूट गई थी। एक बात जो शायद महेश भट्ट के स्पिरिचुअल गुरु ने किसी को नहीं बताई थी वो ये थी कि इंडिया छोड़ के जाने से पहले परवीन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी की मैन्यूस्क्रिप्ट उन गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के पास रखी थी, जो आज तक पब्लिश नहीं हुई है। इस बीच उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, रॉबर्ट रेडफोर्ड एंड एएल गोरे पे मर्डर प्लानिंग का इल्जाम लगाया। और यही नहीं, उन्होंने संजय दत्त पर बॉम्बे ब्लास्ट में शामिल होने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने ये तक कहा कि उनके पास प्रूफ है, लेकिन जब उनसे कोर्ट में प्रूफ मांगा तो वो कभी आई ही नहीं। उनका कहना था कि उनको घर से निकलने में डर लगने लगा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि परवीन बाबी अपने करियर के 10 साल बाद यानी 1983 में गायब हो गई थी। काफी कंट्रोवर्सीज आई तो थी, लेकिन एक जो लोगों ने मानी वो ये थी कि वो किसी को बिना बताए अपनी बीमारी के इलाज के लिए अमेरिका चली गई थी। वो मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना कर रही थी, जिसने उनके स्ट्रगल्स को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। अपनी इलनेस के चलते परवीन ने अपना इलाज करवाने के लिए इंडिया छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। उन्होंने अपने करियर के पीक पर एक ऐसी इलनेस का सामना किया जिसके बारे में तब ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। परवीन को लगता था कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है और वो अपने खुद के शैडोज से लड़ती रही। अमेरिका में अपने इलाज के दौरान उन्होंने काफी टाइम स्पिरिचुअलिज्म और हीलिंग के डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लोर किया। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने मॉडलिंग और एक्टिंग के करियर पर स्टॉप लगाकर इंटीरियर डिजाइनिंग पर फोकस शुरू कर दिया था और इस करियर को पूरा करने के लिए वो अमेरिका चली गई थी। उनकी इस डिसअपीयरेंस ने कई सालों तक उन्हें हेडलाइंस पे बनाए रखा। उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग उन्हें मिस करते रहे, लेकिन परवीन ने अपनी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस दी। अब ये तो जानना इम्पॉसिबल है कि उन्होंने इस चीज को खुद इम्पोर्टेंस दी या कोई वजह थी जिसकी वजह से वो इंडिया वापस नहीं आई। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने फिर से इंडिया वापस आने का फैसला किया। परवीन बाबी के वापस आने की कहानी भी काफी ड्रामेटिक थी। 1989 में परवीन वापस इंडिया आई, लेकिन उनकी कंडीशन और भी खराब हो चुकी थी। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए, जैसे उन्होंने क्लेम्स किए कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। वापस आकर उन्होंने अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में ओपनली बात की, लेकिन उनके क्लेम्स और स्टेटमेंट्स ने मीडिया और पब्लिक को और भी कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक आदमी की वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उनको अकेला छोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो आदमी अभी भी इस इंडस्ट्री में है, तो वो कभी भी इस इंडस्ट्री में वापस नहीं आएंगी। उन्होंने हर चीज में स्पेसिफिकली अमिताभ जी को मेंशन किया। उन्होंने आकर मीडिया के सामने ये कहा कि उन्हें लगता है कि अमिताभ बच्चन और दूसरे लोग उन्हें मारना चाहते हैं। इन स्टेटमेंट्स ने उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया और उनकी इलनेस को लेकर और भी कई सारी बातें बननी शुरू हो गयी। उनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने डेड रिलेटिव्स के नाम कर दी थी। उन्होंने कुक्ड फूड खाना भी छोड़ दिया था क्योंकि उनको लगता था कि उसमें पॉइजन है। वो पूरा टाइम बस एग वाइट्स ही खाती थी। 1990s और अर्ली 2000s में परवीन बाबी ने अपना ज्यादा वक्त अपने मुंबई के फ्लैट में अकेले बिताया। उनका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल कम हो गया था और उन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया था। उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती थी, चाहे उनसे कोई मिलने आए और यहाँ तक कि किसी डिलीवरी के लिए भी। जब उन्होंने कुछ दिनों से अपने न्यूज़पेपर और दूध की डिलीवरी को रिसीव नहीं किया तो उनके पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने जब उनका फ्लैट का डोर तोड़ा तो वहाँ मिली परवीन बाबी
बाबी की डेड बॉडी उनके फ्लैट में, उन्हीं के बेड पे। उनकी बॉडी के पास एक व्हील चेयर, कुछ न्यूज़पेपर्स, दवाइयाँ और अल्कोहल बॉटल्स मिली। उनकी डेथ उनकी बॉडी मिलने से 72 आवर्स पहले ही हो गई थी। उनकी डेथ का कारण नेचुरल कॉजेस की वजह से ही बताया गया था। ये कहा गया था कि उनकी डेथ डायबिटीज की वजह से हुई है, जिसकी वजह से इनके एक पैर का मांस सड़ गया था और वो चल नहीं पा रही थी। और ये भी पाया था कि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और हो सकता है कि वो भूख से तड़प कर मर गई हूँ। उनकी बॉडी इतनी सड़ चुकी थी कि उनको पहचाना भी नहीं जा रहा था। 50 साल की उम्र में मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझते हुए परवीन बाबी हम सबको छोड़ के चली गई थी। उनकी डेथ पर काफी रूमर्स भी उठे। कई लोगों का मानना था कि उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज और उनके आइसोलेशन के कारण उन्होंने सुसाइड किया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि उनकी मौत एक नेचुरल डेथ थी। लेकिन एंड में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को उनकी डेथ का रीजन बताया गया। परवीन बाबी की मौत के बाद उनके फ्लैट से कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स और डायरीज भी मिली, जो उनकी मेंटल स्टेट और उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में काफी कुछ बताती हैं। उनकी डेथ के बाद उनके नेफ्यू आगे आए और प्रॉपर्टी के लालच में उन्होंने खुद को परवीन बाबी का अडॉप्टेड सन बताया। लेकिन एंड में उनकी 80% प्रॉपर्टी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को गई और 20% उनके मैटरनल अंकल को। हमारा सवाल ये है कि जब परवीन बाबी अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में गुम हो गई थी, तब ये खुद को फैमिली कहने वाले लोग कहाँ थे? क्या तब उन्होंने उनकी हेल्प करने की नहीं सोची? महेश भट्ट ने बाद में कहा था कि परवीन बाबी एक इंटेलिजेंट और सेंसिटिव सोल थी, जो अपने पर्सनल डेमन से लड़ रही थी और एंड में उनसे लड़ते लड़ते वो थक गई थी। परवीन बाबी की डेथ के बाद उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था वो लम्हे, जो एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी। उन्होंने उसमें कुछ पर्सनल सीन्स को भी दिखाया है जो उनके दिल के बहुत करीब थे। लेकिन हम आपको एक और चीज दिखाना चाहते हैं, उनका लास्ट इंटरव्यू, ताकि आप खुद उनकी बीमारी का असर उनकी लाइफ पर देख पाएं। ये आपको शायद छोटी बात लगे, लेकिन लाइफ का पूरा सच जानने के बाद शायद आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। उनका वियर्ड बिहेवियर उनकी लास्ट इंटरव्यू में भी देखा गया था। उस टाइम के जाने माने होस्ट शेखर सुमन के टॉक शो सिंपली शेखर में उनको ऐसा गेस्ट बुलाया गया था। उस टाइम पर भी वो उसी बीमारी और पता नहीं कितने स्ट्रगल्स से जूझ रही थी। लेकिन एक बात जो परवीन बाबी की तारीफ की है वो ये है कि उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स को प्रोफेशनल लाइफ में शो होने नहीं दिया। कभी उनके इंटरव्यूज, मूवी रोल्स या मीटिंग्स में ये नहीं लगा कि वो बीमार हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी और बातों में कॉमेडी। ये अलग बात है कि उन्होंने कभी कभी सेट पर कोई ना कोई ऐसा काम किया था जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर शक था, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से उनका ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता था, जिससे वो बात करते करते कुछ ऐसा बोल देती थी जिससे लोग बातें बनाते थे। जब शेखर ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जिसको वो एक बहुत बड़ा जोक मानती हैं, तो उन्होंने कहा मिलेनियम का सबसे बड़ा जोक तो ये था जब अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर ऑफ द मिलेनियम बताया गया था, और उससे बड़ा जोक ये था कि अमिताभ जी को टॉप 10 हैंडसम मेन की लिस्ट में रखा गया था। ये बात तो सही है कि उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन लोग उनको उनके काम से पसंद करते हैं, उनकी खूबसूरती से नहीं। ये बात शेखर सुमन को काफी अटपटी लगी थी और वो स्पीचलेस हो गए थे। हम आपको उस इंटरव्यू की एक क्लिप दिखाते हैं जिससे आप इस बात को खुद एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंटरटेनमेंट से मुझे याद है, आप मुझे कह रही थी कि आप स्टैंड अप रूटीन करते हैं, लेकिन आप मुझसे बेहतर स्टैंड अप रूटीन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे जोक्स हैं जो मेरे पास नहीं, और आप कुछ सुनाना चाह रहे थे। व्हाट इज द बिगेस्ट जोक यू हैव एवर हर्ड? I thought the biggest joke of the millennium was Amitabh Bachchan being nominated the star of the millennium. Superseding Mr. Marlon Brando, Mr. Elvis Presley, Sir Laurence Olivier, Sir Alec Guinness, Michael Jackson. I mean, everybody, Elvis Presley, just you name them. Amitabh Bachchan. उनके लिए तो बाकायदा लोगों ने वोटिंग की थी. And even bigger joke was when Mr. Amitabh Bachchan was nominated the 10th most handsome man of the Indian century. Now, with all due respect, Mr. Amitabh Bachchan has always been known for his acting, not for his appearance. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ रो या हंसूं। इस क्लिप को देखकर आपको क्या लगता है? उन्होंने अमिताभ बच्चन को शायद अपनी लाइफ और थॉट्स पर बहुत कंट्रोल दे दिया था, क्योंकि वो हमेशा यही कहती थी कि वो उनको मारना चाहते हैं। शायद उनके अलग होने की वजह से उनके ऊपर काफी असर पड़ा था। उन्होंने उनके ऊपर केस भी किया था और कई अजीब स्टेटमेंट्स भी दी थी। और हम ये बिल्कुल मानते हैं कि इस बीमारी के चलते इंसान को अपने थॉट्स पर ही कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन कोई और एक्टर क्यों नहीं? उनका तो काफी एक्टर्स के साथ लव कनेक्शन रहा है, तो
सिर्फ एक एक्टर पर निशाना ही क्यों? हो सकता है कि उनकी बहुत सारी कही बातों में से एक बात सच हो, लेकिन बीमारी के चलते उनकी कोई बात मानी नहीं गई थी। बॉलीवुड एक बहुत ही डार्क स्पेस है। कोई कनेक्शन ना होने की वजह से परवीन शायद अकेली पड़ गई थी और एंड में उनकी मेंटल हेल्थ ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। परवीन बाबी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने इनर डेमन्स के साथ एक अकेली जंग लड़ती रही। परवीन बाबी बॉलीवुड की एक शाइनिंग स्टार थी। उन्होंने अपने मॉडर्न इमेज और अनकन्वेंशनल रोल्स के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। परवीन बाबी ने अपने वक्त में ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जो आज भी इंडस्ट्री में अनमैच्ड हैं। बॉलीवुड जहाँ सपने बनते हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों की कीमत अपनी खुशी और मेंटल पीस से चुकाई है। परवीन बाबी की कहानी एक ऐसी ट्रैजिक टेल है जो हमेशा बॉलीवुड के इतिहास का एक डार्क चैप्टर रहेगी। एक एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन अपने पर्सनल डेमन से कभी जीत नहीं पाई। परवीन बाबी को हम सिर्फ उनकी फिल्म्स और उनकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के उन टफ बैटल्स के लिए भी याद रखेंगे जो उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ तक लड़ी। और ऐसे ही न्यू केसेस पर इन्फॉर्म्ड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। नमस्ते।